नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में हम लोग फिर से एक नई सीरीज़ के साथ में हाजिर हैं। और आज का जो बच्चों प्रैक्टिस सेट रहेगा 31 नंबर का रहेगा, और अभी तक आप लोगों ने 30 प्रैक्टिस सेट देख लिए हुए हैं। तो आज हम लोग इसी में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा जो करेंगे बच्चों, सामान्य ज्ञान को लेकर के चर्चा करेंगे। सामान्य ज्ञान को लेकर के ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य ज्ञान यानी जीएस को लेकर के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा जीएस पर रहेगा वो बच्चों नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये आपकी एक कंपनी है भुगतान निगम ने, और इसने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर, कुल मिला के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, ये बच्चों पूछा गया। तो राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी या अक्षय कुमार। तीन तो हीरो हैं, राजकुमार राव हीरो आपका, आयुष्मान खुराना हीरो, अक्षय कुमार हीरो, पंकज त्रिपाठी भाई नाम कभी मैंने सुना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बताएं तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किसे नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी को। पंकज, तो 38 का जो आंसर था आपका क्या बच्चों, सी आपका हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। 38 का क्या, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये पूछ रहा। तो वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उन्नाव, ओखला पक्षी अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सुमेलित है। तो आप देखो इसमें सही जो लिखा हुआ है वो कौन लिखा हुआ, सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार, ये जो पक्षी विहार है ये हमारा कहाँ पर है, हरदोई में है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर बात करूं उन्नाव में कौन सा है, उन्नाव में आपका नवाबगंज पक्षी विहार है बच्चों, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार ये हमारा कहाँ पर है, उन्नाव में है, उन्नाव में है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार। तो आप लोग ध्यान रखना, सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है, ये आपका बिल्कुल मैचिंग पर लिखा हुआ है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, बखीरा की बात करूं तो ये संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश के किस, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर बखीरा। तो 39 का जो आंसर 39 का जो आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, केन नहर, घाघरा नहर। तो आप लोग बताएं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। 40 का आप लोग आंसर बोलें, 40 का आप लोग आंसर बोलें, बताएं भाई। मैंने आपको यूपी स्पेशल में जब सीट दी थी तो उसमें नोट करके इस नहर के बारे में लिखवाया भी था कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है, शारदा नहर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, शारदा नहर। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, बनवासा से। ये कहाँ से निकलती है, बनवासा, और बनवासा कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था शारदा नहर का, तो 1920 से लेकर के 28 के मध्य इसका निर्माण माना जाता है, 20 और 28 के मध्य शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर हमारी कौन सी है, शारदा है, शारदा। जो 40 का जो आंसर था बच्चों क्या सही था, बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में, मथुरा में। तो 41 का आप लोग आंसर बताएं, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तेल शोधक कारखाना। तो 41 का आप लोग आंसर बोले बच्चों, 41 का क्या आंसर है। ठीक है,
तो आप लोग बताएं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मैं जो बात करूं तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, मथुरा में है, मथुरा में। तो इसका जो आंसर था क्या था, डी आपका था। मुरादाबाद बात करूं तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल की वस्तुओं के लिए, पीतल की वस्तुओं के लिए हमारा क्या है, मुरादाबाद प्रसिद्ध है, मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, पीतल की वस्तुओं के लिए। कानपुर की बात करूं तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किसके, चमड़ा उद्योग के लिए, खासतौर जूता बनाने में, चमड़े के क्या, जूता बनाने में ये आपका प्रसिद्ध है, जूता बनाने में कानपुर आपका प्रसिद्ध है, कानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है। मथुरा की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा तेल शोधक कारखाना आपके स्थित है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना, मुरादाबाद पीतल की वस्तुओं के लिए क्या है, प्रसिद्ध आपका है। अगला, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, बंगलौर, पुणे, नई दिल्ली, इंदौर। तो आप लोग बताएं 42 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ई वेस्ट इको पार्क। 42 का आप लोग फटाक से आंसर बताएं क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई 42 का। तो 42 का बात करूं तो ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। करंट अफेयर का ये आपका क्या था, क्वेश्चन थे, तो आप लोग ध्यान रखना, आंसर क्या, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, अनंत वर्मन, नरसिंह देव वर्मन प्रथम और कपिल देव राउतरे या पुरुषोत्तम देव। तो आप लोग बताएं कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। 43 का आंसर बोलें, 43 का आंसर मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है आर्ट एंड कल्चर में बच्चों, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, अच्छे से बताया भी है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन। तो इसका आंसर था बी। कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में कौन सा है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर भी आपका कहाँ पर है, जगन्नाथ मंदिर ये भी हमारा कहाँ पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा में आपका है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। और उड़ीसा में क्या है, खंडागिरी की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं, खंडागिरी गुफाएं, खंडागिरी गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं ये भी हमारी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। उड़ीसा में खंडागिरी और उदयगिरी की क्या है, गुफाएं हैं, गुफाएं हैं। तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, पीला, बैंगनी, हरा और लाल। तो आप लोग बताएं तरंग दैर्घ्य किस रंग की सबसे कम होती है। तो 44 का आंसर बोले भाई अपना अपना, सब कौन सा वो रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो आप लोग बताएं भाई बैंगनी की होती है, हरा, लाल या पीला। तो बात करूं तरंग दैर्घ्य जो सबसे कम होती है किस रंग की होती है, बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग की। तो 44 का जो आंसर था हमारा क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम मानी जाती है, कम होती है। ठीक है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पित्ताशय, पीयूष, अग्नाशय और यकृत। तो आप लोग बताएं भाई 10 सेकेंड में 45 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। कल वाले एसटी में एक सवाल आया था, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी है, वही मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसमें वो रखा हुआ है बच्चों, अगर कल वाली क्लास को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि है। और इससे कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय रस। ठीक है, और इसी अग्नाशय में ही जो आप अग्नाशय देख रहे हो इसमें ही 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और इसी बीटा कोशिका से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है हमारा किससे, अग्नाशय से, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन। क्लियर है, तो इंसुलिन हार्मोन यहाँ से निकलता है। तो आप लोग ध्यान रखना, अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी
स्रावी ग्रंथि भी है। पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। इसको और हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यकृत की बात करूं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, यकृत है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। तो 45 का जो आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 52, 47, 37, 30। तो बताएं 18वीं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा बनी हुई है इसमें पूछ रहा महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है? तो आप लोग बताएं भाई अपने अपने आंसर। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, 46 का आप लोग जल्दी से 10 सेकेंड में आंसर बताएं। 46 की अगर बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 47 है, 47 है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की कितनी है? 31 है। तो आप लोग ये भी आंकड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता रहता है, तो आप लोग क्लियर रखना इस आंकड़े को। अगला, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। वो पूछ रहा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अधिकार के अंतर्गत आपका है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म के आधार पर। तो वो आर्टिकल पूछ रहा, तो आप लोग बताएं 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में है, तो हिंड जब कर दी है तो बच्चों आपको फिर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो समता का अधिकार है, समता का अधिकार जो हमारा समता का अधिकार जो है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? 14 से 18 तक रहता है। और इसी 14 से 18 में 15 भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जब हिंड कर दी तो इसका मतलब डी हो जाएगा हमारा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? वृंदावन, बनारस, सारनाथ, चित्रकूट। तो आप लोग बताएं उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर पागल बाबा मंदिर स्थित है? ठीक है, तो ये मैं बार बार क्लास में बच्चों कहता था बार बार कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर, पागल बाबा मंदिर। आज देखो आ गया, आपके सामने उपलब्ध है। ठीक है, तो पागल बाबा मंदिर ये हमारा कहाँ पर है? वृंदावन में है। वृंदावन में कितने मंजिल बना हुआ है? 11 मंजिल ये हमारा बना हुआ है, 11 मंजिल। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही था। और वृंदावन में कौन है? बांके बिहारी मंदिर है, बांके बिहारी प्रसिद्ध मंदिर है, बांके बिहारी। ठीक है, और वृंदावन में कौन है? प्रेम मंदिर भी है, प्रेम मंदिर। ठीक है, प्रेम मंदिर। और वृंदावन में कौन है? वैष्णो देवी, वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, बनारस में अगर बात की जाए तो बनारस में घाट कौन कौन से? 80 घाट है, 80 घाट ये बनारस में हमें मिलेगा। गंगा घाट बनारस में मिलेगा। ठीक है, मणिकर्णिका घाट बनारस में मिलेगा। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका ये भी घाट जो है ये भी कहाँ मिलेंगे? बनारस में, बनारस में, बनारस में। ठीक है, तो इसका 48 का ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आप लोग बताएं स्कर्वी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 49 का आंसर बोले आप लोग। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है?
तो ये तो बच्चों पता होगा क्या हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी आपका होता है, रतौंधी दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता है। विटामिन बी की कमी से कौन होता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। डी से कमी से कौन होता है, रिकेट्स या सूखा रोग, ठीक है, हड्डियों का पानी सूख जाता है, रिकेट्स या सूखा रोग, ठीक है, हड्डियाँ सूख जाती हैं, हड्डियों का पानी सूख जाता है, रिकेट्स या सूखा रोग। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ये भी आपको पता होगा कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन है, बी कॉमा सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए कॉमा डी ई और के, ये वसा में है, ठीक है। तो आपका 49 का जो आंसर था क्या था, डी आपका करेक्ट आंसर था बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटक यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। तो आप लोग बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो ये योजना जो शुरू की गई है ये बच्चों मजदूरों के लिए शुरू की गई है, मजदूरों के लिए। तो 50 का जो आंसर था क्या था, डी हमारा करेक्ट आंसर था, मजदूरों के लिए यह योजना क्या की गई है, शुरू की गई है। अगला, निम्नलिखित में से अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का श्रावण करता है, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा और यकृत। तो पित्त रस का निर्माण बच्चों कहाँ पर होता है, या कौन सा ऐसा शरीर का अंग है जो पित्त रस का श्रावण करता है, पित्त रस को निकालता है, तो वो कौन सा, यकृत है, यकृत। यकृत को क्या लीवर भी कहते हैं, ठीक है। यकृत या लीवर पित्त रस का क्या करता है, श्रावण करता है। यकृत की बात करूं तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है आपकी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पित्त रस का श्रावण कौन करता है, यकृत या लीवर। अगला, चालुक वंश का सबसे महान शासक कौन था, विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। चालुक वंश एक बच्चों था एसटी में, तो पूछ रहा है इस जो चालुक वंश है इस वंश में सबसे महान शासक कौन था। तो आप लोग 52 का आंसर बताएं, चालुक वंश में सबसे महान शासक कौन था। मैंने आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है कि चालुक वंश में अगर कोई सबसे महान शासक था तो वो हमारा कौन सा महान शासक था, वो था पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो आंसर था 52 का क्या, सी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चालुक वंश कई प्रकार के थे, बादामी चालुक, कल्याणी चालुक, वातापी चालुक, लेकिन ओवरऑल चालुक पूछ रहा तो इस वंश का सबसे जो महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोकुल। तो आप लोग बताएं, मैंने लट्ठमार होली लिखवाई और पढ़ाई भी है बच्चों, तो आप लोग बताएं 53 का आंसर क्या हो जाएगा, लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है, बरसाना में, वृंदावन, मथुरा में या गोकुल में। तो लट्ठमार होली कहाँ, बरसाना में खेली जाती है। 53 का जो आंसर था क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, लट्ठमार होली बरसाना में, ठीक है। वृंदावन अभी बताया था, प्रेम मंदिर आपका कहाँ है, वृंदावन में, ये पूछा जाता है। पागल बाबा मंदिर कहाँ है, पागल बाबा ये भी वृंदावन में है। बांके बिहारी कहाँ है, बांके बिहारी ये भी देखो कहाँ है, वृंदावन में है, वृंदावन में। प्रेम मंदिर, पागल बाबा मंदिर, बांके बिहारी, ठीक है। मथुरा में कौन है, मथुरा में उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी है, रिफाइनरी अभी आपका आया था, तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, मथुरा में, ठीक है।
अगला, राज्य के खर्च पर हज की सुविधा करने वाला पहला भारतीय शासक था अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगजेब। मतलब राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था, हज मतलब यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आप लोग बताएं। 54 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 54 का। अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज तुगलक था, अकबर था या औरंगजेब था? ठीक है। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वो आपका कौन था? फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। तो 54 का जो आंसर था क्या था? बी आपका करेक्ट आंसर था, फिरोज तुगलक। 54 का बी हमारा करेक्ट आंसर था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक। अगला, ये तो बच्चों तारीख याद होगी तभी कर पाएंगे। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 71, 72, 73, 70। ये बच्चों फैक्चुअल है, आपका रटना पड़ेगा 55 का आंसर। ठीक है। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 71 में, 72 में, 73 में या 70 में? तो आपको पता है क्वेश्चन आ चुका है एक बार और। बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1971 में, 1971 में। तो 55 का जो आपका आंसर था वो बच्चों क्या था? बी हमारा करेक्ट आंसर था, बी हमारा ए। 55 का ए करेक्ट आंसर था, बी नहीं ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर, सरिस्का, जयसमंद, राजाजी। ठीक है। तो राजस्थान में देखो, रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, जयसमंद राजस्थान में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बाकी तीनों कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। और उत्तराखंड में कौन है? तो एक आपने पढ़ा होगा जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है। और कौन है उत्तराखंड में? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी भी कहाँ पर है? ये राजस्थान में। सरिस्का, रणथंभौर, जयसमंद है। और आपका एक केवला देव और है, केवला देव राजस्थान, केवला देव। और एक और है राजस्थान में घाना, घाना पक्षी विहार है, यही आपका राजस्थान में भी। तो 56 का जो आंसर था डी आपका करेक्ट आंसर था, डी। अगला, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 24 मार्च, 24 जनवरी और 25 दिसंबर। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को 24 जनवरी को, सॉरी बच्चों, रिपीटेड है क्वेश्चन, कई बार ये आ चुका है। 24 जनवरी को। तो 57 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। तो आप लोग बताएं, सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च जो कमान है वो किसके हाथ में है? ये बच्चों सवाल पूछ रहा था। 58 का आप लोग बताएं। तो मैंने आपको बता देखो बच्चों रखा, राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो आप लोग ध्यान करो, मैंने बताया था जल, थल, वायु और तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो हमेशा भारत का राष्ट्रपति होता है, यही तो बताया था। तो आप समझ जाओ इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करूं तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में हमें राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब कि हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, जनता सांसद और विधायक को डालती है और ये लोग मिलकर के किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का। तो 58 का जो आंसर था क्या था? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला, लोकसभा आयोजित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित गणपूर्तम क्या है? ठीक है। तो आपको पता होगा गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? 1/10 भाग होता है। तो जैसे लोकसभा में 550 लोग हैं तो 550 का जब हम 1/10 निकालेंगे तो आएगा कितना? 55। तो जब तक लोकसभा में 55 लोग नहीं आएंगे तब तक लोकसभा की बैठक नहीं होगी। अगर 54 भी हुए तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। 55 होने चाहिए, उसके ऊपर जितने भी हो जाएं। तो लोकसभा की बैठक में 55 लोग आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? संसद की या सदन की कार्यकारिणी बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। और ये कितना होता है? 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बांदा में। तो आप लोग बताएं, प्रथम विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ये आप लोग बताएं कहाँ पर किया गया है। तो आपको पता है ये काम कहाँ पर? चित्रकूट में किया गया है, चित्रकूट में। ठीक है। लखनऊ में बात करूँ तो छोटा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ठीक है, कहाँ रहेगा? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। रूमी दरवाज़ा, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। चंद्रिका देवी मंदिर, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। कौन सा? चंद्रिका देवी मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। किस नदी के किनारे लखनऊ है? तो गोमती नदी के किनारे। गोमती किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए। अब एक भी है नहीं, तो 60 का जो आंसर था क्या? ए आपका हो जाएगा, ए करेक्ट है। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं 12, 11, 10 और 9। तो आप लोग बताएं, स्मार्ट सिटी बनी उसमें उत्तर प्रदेश के कुल कितने सम्मिलित जिले हैं? ठीक है। ये बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर स्मार्ट सिटी में आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ी होगी तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िलों को शामिल किया गया? तो इसके अंतर्गत कितने? 12 ज़िलों को शामिल किया गया है। तो 61 का जो आंसर था हमारा क्या था? ए करेक्ट आंसर था, ए हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है। अगला, भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये देखो बच्चों, तो आप लोग बताएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है फसलों पर लगाया जाता है भारत सरकार में, वो किसके द्वारा या कौन आयोग लागू करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कौन जारी करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों एक बार, यही नाम उसका भी, इसका भी यही विकल्प सही था, कृषि लागत और मूल्य आयोग। हमेशा ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना, चावल का कितना है, तो ये जो मूल्य निर्धारित करते हैं कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो आप लोग ध्यान रखना, 62 का डी। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? 950 करोड़, 650 करोड़, 850 करोड़, 1050 करोड़। तो आप लोग बताएं, बजट में कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया उत्तर प्रदेश के बजट में? 63 का आप लोग आंसर बोले, क्या हो जाएगा? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएं। कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का क्या किया गया प्रावधान? तो आपको पता है बजट जो आया था उसमें कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए की राशि का क्या प्रावधान किया गया है। तो 63 का जो आंसर था क्या था? डी आपका सही था। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवाद। तो एकाधिकार मतलब एक अधिकार, ये आपका किससे संबंधित है? पूंजीवाद से। तो 64 का जो आंसर था वो हमारा क्या था? ए करेक्ट आंसर था, ए करेक्ट आंसर था। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952, 57, 59, 54। तो आप लोग बताएं, उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम यानी वित्त यानी धन से संबंधित इस निगम की उत्तर प्रदेश में स्थापना कब की गई थी? तो 65 का आप लोग आंसर बोले, क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में। अगला, डेंगू बुखार किस रोग वाग द्वारा संचारित होता है? एडिस इजिप्टी, एक्यूलेक्स, एक्कोटिस, एनाफिलीज और मंसोनिया यूनिफॉर्मिस। तो आप लोग बताएं, डेंगू का जो बुखार आता है वो किस मच्छर के काटने के कारण होता है? 66 में बच्चों ये सवाल पूछा गया। तो आप लोग बताएं 66 का उत्तर क्या हो जाएगा? 66 का। तो ये एजिप्ट इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। एजिप्ट इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से कौन सा होता है? डेंगू बुखार। और सीसी जब मच्छी काटती है तो सीसी मक्खी के काटने से नींद आती, निद्रा रोग।
ठीक है। इससे सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग। निद्रा रोग आप ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया। सीसी मक्खी अगर काटती है तो कौन सा रोग? निद्रा रोग हो जाता है। तो आप लोग 66 का जो आंसर रहेगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला 67 में, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। जैसे कोई नदी एक बहे, एक ये जो बीच की भूमि होती है क्या कहलाती है? हमेशा दोआब कहलाती है और बहुत समृद्ध प्रदेश ये माना जाता है। तो दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दोआब कहलाती है, दोआब। तो 67 का जो आंसर था क्या था? सी था, सी आपका था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना 67 का जो आंसर था क्या था? सी था। अगला, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कामेट, कराकोरम, नंदा देवी। हिमालय पर्वत जो आपका इस तरीके से नहीं फैला हुआ, तो उनमें से पूछ रहा कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? तो देखो, अरावली की बात करूं तो ये हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और बाकी ये तीनों जो हैं ये सब हमारे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कामेर, दूनागिरी, नंदागोरम, ये सब। ठीक है, अरावली पर्वत राजस्थान में, इसका लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर। गुरु शिखर ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, इसलिए अरावली का देखो, अरावली मैप में अगर बात करूं, थोड़ा सा मैप बनाया जाए, ये तो ये मैप हो गया। तो हिमालय इधर है, ऐसे फैला हुआ, ये अरावली इधर है। तो ये अरावली किसका? इसका हिस्सा नहीं है। तो 68 का आंसर हो जाएगा क्या? ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 68 का ए। अगला, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी सिंगरौली क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो मैंने खनिज संसाधन पढ़ाया हुआ है आपको। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं, आप लोग देख लो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर। तो आप लोग ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ? सिंगरौली क्षेत्र में, सिंगरौली, सोनभद्र में, सिंगरौली क्षेत्र में। तो आप लोग ध्यान रखना, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं कोयले के भंडार। अगला, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया है? 75 डिग्री ईस्ट रेखा, 82.5 डिग्री ई रेखांश, 90.5 रेखा। तो आप लोग बताएं भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय लिया कहाँ से गया है? नैनी से लिया गया। नैनी है कहाँ पर? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 82.5 डिग्री। ठीक है, नैनी। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री। तो 70 का जो आंसर था क्या था? बी आपका था, बी आपका था। अगला, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो मतलब सिविल सेवा का आयोजन करने वाला पहला गवर्नर कौन था, ये सवाल में पूछ रहा। तो ये बच्चों कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 71 का जो आंसर था क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? अभिनय कुमार चौधरी, जिया राय, चंदारी सिंह चौधरी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताएं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में दिया गया था, उनमें से उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा बच्चा शामिल किया गया है? तो आप लोग बताएं 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो बच्चे शामिल किए थे, अभिनव कुमार चौधरी भी थे, जिया राय भी थी और चंदारी सिंह चौधरी भी थी। तो इसका जो आंसर था क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो 72 का आपका क्या? डी करेक्ट आंसर था, डी करेक्ट आंसर था। ठीक है। अगला, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? 14 नवंबर 1972, 17 अक्टूबर 1971, 2 अक्टूबर 74, 16 दिसंबर 1971। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर 1971। 73 का जो था आपका आंसर क्या? डी हमारा करेक्ट आंसर था, डी करेक्ट आंसर था। अगला, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 77, 47, 65, 69। तो भारत में
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। ये कब किया गया था? 14 जुलाई 1969 में भारत में 6 बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 74 का जो आंसर था वो क्या था? डी करेक्ट आंसर था, डी, ठीक है। 14 जुलाई 1969 को। अगला, नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित करके खिताब जीता हुआ था? तो ये सर्बिया, फिनलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये बच्चों जीता था किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। तो 75 का आपका आंसर था क्या? डी हमारा करेक्ट आंसर था, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब हमारा जीता गया था, ठीक है। तो ये आपके जीएस वाले बच्चों क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे जो आपको सर पढ़ाएंगे तो हिंदी के लिए बच्चों क्वेश्चन कराए जाएंगे, हिंदी के लिए। तो आप लोग तैयार रहिए बिल्कुल, हिंदी के लिए कहीं जाना नहीं है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और हिंदी की क्लास आपको विधिवत मिलने वाली है। आपको जाना नहीं है, लगातार कॉपी पेन लेकर के बैठना है और हिंदी वाले सर हमारे बिल्कुल करेक्ट है और तैयार हैं। और आप देखिए अगली जो भी आएगा हिंदी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी के लिए, ठीक है। ये बच्चों आपकी सामान्य हिंदी रही, ठीक है। तो हिंदी वाले आपको सर हिंदी की क्लास कराएंगे और आपको जाना नहीं, कॉपी पेन लेकर के बने रहना और मेहनत से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अभी जीएस वाले सर पढ़ा रहे थे और आप लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे थे। सारे क्वेश्चंस उन्होंने जीएस के सारे क्वेश्चंस कराए। अब मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस जो हैं वो कराऊंगा। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिए कि हिंदी में क्या क्या पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यस, देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है। क्या शब्द है, या आपका पद है, या आपकी ध्वनि है, या आपका वाक्य है। तो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है, ये पूछा गया है आपका। तो आप जानते हो, जब भी पूछा जाए भाषा की लघुतम सार्थक इकाई कभी भी पूछा जाए तो ध्यान रखना, आप हमेशा क्या आंसर देंगे? शब्द आंसर देंगे। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई जो होती है वो क्या होती है? शब्द होती है, ठीक है। जैसे यदि आप ये लिख देते हैं का, तो का अर्थ क्या होता है आप बता सकते हैं? का क्या अर्थ है? नहीं बता सकते। तो ये तो आपका जो है, ये का आपका एक वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अब हम कहते हैं का, तो का एक क्या है? एक ध्वनि है। तो आपका ये वर्ण और ये आपकी क्या है? ये आपकी ध्वनि है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ध्यान रखो। क्वेश्चन भाषा की ऐसे पूछा जाए, भाषा की सबसे ऐसे पूछी जाए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए, मौखिक इकाई, ये पूछ लिया जाए, मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई यदि ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा ध्वनि। क्या होना चाहिए? तो आपको ध्वनि बताना है, ठीक है। यदि ऐसे पूछ लिया जाए दूसरा कि भाषा की सबसे छोटी, ये पूछा जाए छोटी लिखित इकाई पूछा जाए। क्या पूछा जाए? लिखित इकाई दोस्तों पूछा जाए। लिखित इकाई यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना
हमेशा आपको लिखित इकाई में वर्ण बताना है। क्या बताना है? वर्ण। और यदि ऐसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे, ऐसे पूछा जाए सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी, ऐसे पूछा जाए सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ लिया जाए, यदि सार्थक इकाई पूछ लिया जाए तो आपको हमेशा बताना है क्या? तो आपको हमेशा शब्द बताना है। क्या बताना है? शब्द। तो तीनों क्वेश्चंस आपको मिल गए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई के रूप में आपका आंसर होना चाहिए हमेशा क्या? शब्द होना चाहिए। ठीक है, तीनों आप ध्यान रखो इस बात को। अगला देखो, नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का जो सही क्रम है वो आपका क्या होना चाहिए? सही क्रम क्या होना चाहिए बताइए। हाँ, तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारी जो प्राचीन जो भाषा थी, सबसे पहले वो हमारी थी संस्कृत। क्या है? सबसे प्राचीन भाषा थी संस्कृत। फिर संस्कृत से परिवर्तन हुआ तो हमारी बनी कौन सी? पाली। पाली से भी परिवर्तित हुई तो बनी आपकी, ध्यान रखो, बनी कौन सी? आपकी प्राकृत। और प्राकृत से आपकी परिवर्तित हुई तो आपकी बनी कौन सी? आपकी बनी अपभ्रंश। कौन सी बनी? ये आपकी अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश से और आपकी बदली तो आपकी बन गई कौन सी? अवहट्ट। कौन सी? अवहट्ट बन गई। और अवहट्ट से भी परिवर्तन हुआ है तो आपकी बनी है पुरानी हिंदी। कौन सी? पुरानी हिंदी। ये पुरानी हिंदी। ठीक, पुरानी हिंदी। इस तरह से इनका चला हुआ है ना? इस तरह से इनका एक क्रम है। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और पुरानी हिंदी की तरफ चलेगी, बोलियों की तरफ चलेगी। तो सही क्रम इसमें कौन सा है? इसमें देखो, संस्कृत के बाद पाली होना चाहिए, इसमें प्राकृत है, गलत है। इसमें सबसे पहले संस्कृत होना चाहिए, इसमें अपभ्रंश है। इसमें सबसे पहले संस्कृत होना चाहिए, ये दिया गया है, गलत है। तो आपका ये होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी और फिर वो आधुनिक हिंदी, है ना? इस तरह से आपका सही क्रम याद रखना आप। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ आपको ये याद है? आपको ये कचट तप याद होना चाहिए। कौन सा? कचट। और आपको तप याद होना चाहिए, ध्यान रखो, कचट तप। क्या याद हो आपको? आपको भैया कचट तप याद हो। कचट तप का कंठ का होता है, ये चा तालु का होता है, और ये आपका ये कौन सा होता है? ये आपका तीसरा, ये मूर्धा का होता है, ये आपका दंत, और ये आपका होता है क्या? ये आपका ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो का वर्ग आपका जो है वो कंठ है, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ है। तो कौन से वर्ग की बात है? चा वर्ग तो आपका जाएगा तालु, का वर्ग जाएगा आपका कंठ, मूर्धा चाहिए, मूर्धा कौन सा जा रहा है? मूर्धा जा रहा है आपका टा वर्ग। तो टा वर्ग है इसमें? हाँ भैया, टा ठा डा ढा ये हमारे हैं, तो टा वर्ग हमारा मूर्धा होता है, तो ये हो जाएगा। ये चाछा जो है, चाछा जा, ये आपके कौन से हैं? चाछा जा, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श, इन्हें संघर्षी, है ना, व्यंजन। क्या कहेंगे? इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। ठीक है। पाफाबा ये आपके ओष्ठ हैं। पाफाबा कौन से हैं? ये आपके ओष्ठ हैं। और ताथा दादा ये आपके दंत हैं। क्या है ये? इनका उच्चारण स्थान दंत है। सभी का उच्चारण स्थान ध्यान रखो, है ना? यस। डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? डा और ढा, है ना? ये जैसे आपका होता है टा, और फिर होता है आपका टा ठा, फिर आपका होता है डा, फिर होता है आपका ढा, फिर होता है आपका अड़ा। ऐसे ही तो होता है। अच्छा, ये तालब ध्वनियाँ है क्या? अरे टा वाला जो होता है,
कचरतम में टा वाले का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है, तो ये मूर्धन है, तालब नहीं है, गलत। मूर्धन और उच्छिप्त है, हाँ ये जो होते हैं ये आपके उत्क्षिप्त, ये पूछ लिया जाए क्या कि उत्क्षिप्त पूछ लिया जाए, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या दुगुण, या पूछ लिया जाए द्विगुण, या पूछ लिया जाए ताड़न जात, क्या ताड़न जात, ताड़न जात वर्ण, यदि ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो होगा वो हमेशा यही होगा, कौन? डा और ढा। इनमें नुक्ता लगा होगा, वो डा ढा जो होंगे वो आपके कौन से होंगे? उत्क्षिप्त, दुगुण और ताड़न जात वर्ण, या इन्हीं को आप संकर वर्ण भी बोल सकते हो। कौन सा? इन्हीं को आप संकर वर्ण, संकर वर्ण उत्क्षिप्त, उच्छिप्त, द्विगुण, ताड़न जात वर्ण कौन है हमारे? ये आपके डा ढा हैं, है ना। ये डा आपका जो है ये अल्पप्राण है, ये आपका अल्पप्राण है, और ढा आपका जो है ये आपका महाप्राण है। क्या है? ये आपका महाप्राण है, ठीक है, यस। तो आपका आंसर दोनों महाप्राण है, गलत है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों जगह होता नहीं भैया, इनका प्रयोग जो है शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या है? ये मूर्धन उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, इन्हें उच्छिप्त वर्ण, दुर्गुण वर्ण, ताड़नजात वर्ग वर्ण या संकर वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? भूकंप ये कैसी संज्ञा है? ये आपकी प्राकृतिक जो आपकी आपदाएं होती हैं, कैसी आपदाएं? ये आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो हमेशा ध्यान रखो, वो हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। कौन सी? वो हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। कौन सी? प्राकृतिक आपदाएं हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। चाहे आपका भूकंप हो, चाहे आपका ज्वालामुखी हो, चाहे आपका ज्वालामुखी हो, ठीक है, चाहे आपका बाढ़ हो, है ना, चाहे आपका बाढ़ हो, ये सभी आपकी जो है वो, चाहे आपका तूफान हो, है ना, ये सभी आपकी जो है वो आपकी कौन सी? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, नेता का स्त्रीलिंग रूप दीजिए। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। नेता जिनके अंत में ता लगा होता है उनको आप हमेशा त्री लगा के बहुवचन स्त्रीलिंग बना सकते हो। जैसे आपने कहा अभिनेता, कहा अभिनेता, तो स्त्रीलिंग बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? अभिनेत्री बनाएंगे। क्या? अभिनेत्री, है ना, यस। अभिनेता का अभिनेत्री बनाएंगे, है ना। ऐसे कर्ता का बना लेते हैं, कर्ता का कत्री बनाते हैं। क्या? कत्री, कत्री बनाते हैं। क्या? कत्री, ऐसे करती, ऐसे बनाते हैं ना। और अभिनेता का नेत्री, नेता का क्या बनाते हैं? नेता का नेत्री बनाते हैं, ठीक है, ऐसे नेत्री। तो नेत्री आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन, है ना, मैं का बहुवचन, ये आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका कौन सा? मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष। तीसरा होता है आपका कौन सा? ये अन्य पुरुष। कौन सा होता है? ये अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में किसे रखते हो? मैं और तू को, मैं और तू को। मध्यम पुरुष में आप रखते हो किसे? इसमें उत्तम पुरुष में आप रखते हो मैं और हमको, मैं और हमको। इसमें तू, तुम और आप, तू, तुम और इसमें आप रखते हो। और इसमें आपको अन्य पुरुष में वह, या फिर आप जाता है यह, या फिर आपका वह का बहुवचन वे, या फिर ये का बहुवचन ये, और इनसे बनने वाले जो है वो भी सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं जो होता है, मैं एक वचन होता है, मैं का बहुवचन हमेशा हम होता है, ध्यान रखो। तो ये उत्तम पुरुष होता है और बहुवचन मैं का बहुवचन हम होता है, ध्यान रखना, ओके, यस।
निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं हो उसका उल्लेख कीजिए। मैंने कहा था आपसे विशेषण होगा तो कोई संज्ञा जुड़ जाएगी, विशेषण नहीं होगा तो उसके साथ कोई चीज़ नहीं जुड़ेगा। जैसे सज्जन, सज्जन व्यक्ति, अरे ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, देखो सज्जन के साथ व्यक्ति जुड़ गया, ये आपका क्या है, विशेषण है भाई साहब। क्या है ये, विशेषण। दुर्जन, अरे ये तो दुर्जन व्यक्ति है, बहुत बुरा व्यक्ति है, दुर्जन के साथ भी व्यक्ति जुड़ गया, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण। अरे सुकुमार, सुकुमार राजा, सुकुमार राजा है ना, ये इसके साथ भी जुड़ गया, ये भी आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है। लेकिन मानस के साथ कोई चीज़ नहीं जुड़ेगी, इसीलिए ये संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। मानस एक क्या है, मानस एक संज्ञा है। अगला, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण, प्रतिदिन है ना। आपने कहा मोहन, आपने कहा मोहन प्रति, और आपने कहा दिन, स्कूल, और आपने कहा सर जाता है। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसका मतलब है मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसका मतलब मोहन रोज़ स्कूल जाता है, प्रतिदिन जाता है। बात काहे से रिलेटेड है, बात आप देख रहे हो कहीं ना कहीं समय से रिलेटेड है। इसका मतलब प्रतिदिन जो है वो कालवाचक, कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि काल मीन्स मैंने आपको सिखाया है क्या होता है, समय, तो बात समय से रिलेटेड है तो आपका कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, यस। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, कैसा अकर्मक क्रियार्थक वाक्य इसमें से कौन सा है ना। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है ना। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, है ना। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, अब अकर्मक क्रियार्थक घड़ा भर जाता है, घड़ा भर जाता है, ये इन्होंने कहा है, घड़ा भर जाता है। इस टब को पानी से भर दो, है ना, घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, इस टब को पानी से भर दो। माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे। अब यहाँ अकर्मक क्रियार्थक, क्रियार्थक का मतलब है, क्रियार्थक का मतलब समझो जब किसी क्रिया का प्रयोग आप संज्ञा के स्थान पर कर रहे हो तो वो क्रियार्थक संज्ञा होती है ना, लेकिन अकर्मक। तो यहाँ पे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, घड़ा भर जाता है, घड़ा भर जाता है, घड़ा भरना। अब यहाँ घड़ा भरना, यहाँ पे एक क्रिया है, घड़ा भर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो रहा है, इसलिए आप कह सकते हो इसमें अकर्मक क्रियार्थक संज्ञा। एक ए वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा, और सभी सकर्मक क्रिया के भेद हैं इसलिए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब यहाँ पे क्या खरीदने की बात है भैया, क्या खरीदा, अरे भैया कपड़ा खरीदा। आंसर आया तुम्हारा क्या, कपड़ा। क्या खरीदा, कपड़ा। तो कपड़ा के नीचे अंडरलाइन है, कपड़ा कौन सा कारक है, कर्म कारक है ना। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो माँ ने बाजार से क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, है ना। तो यहाँ पे कर्म कारक है आपका, क्या है, कर्म कारक से, है ना। अगला, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो, वह आई हो कब, अभी की बात है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, कब, अभी। बात तो वर्तमान की है, लेकिन आई हो
वाक्य में क्या है, वह आई हो। वाक्य में क्या है, संभावना है। वाक्य में संभावना की बात है कि वह आई हो तो दे दो, नहीं आई हो तो ना। संभावना की है तो संभव वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में ये नहीं होता है। संदिग्ध वर्तमान में लगा होता है क्या, रहा होगा। क्या होता है, रहा होगा, ऐसा। रही होगी, रही होगी ऐसा आता है। रहे होंगे ऐसा आता है। रहे होंगे, रहे होंगे इस तरह का आता है ना। जैसे माता जी ऐसे रामायण, ऐसे रामायण पढ़ रही होंगी, ऐसे पढ़ रही और कहा जाएगा होंगी। माताजी रामायण पढ़ रही होंगी। अब ये है माताजी रामायण पढ़ रही होंगी, कब, अभी पढ़ रही होंगी। तो ये आपका जो है, ये आपका जाएगा संदिग्ध वर्तमान में। अब पढ़ रही होंगी, क्लियर तो नहीं है कि पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही, लेकिन अंदाज़ है कि वो पढ़ रही होंगी। तो ये संदिग्ध वर्तमान में। संभाव में वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दो। आई हो संभावना है तो संभाव वर्तमान है ना। तात्कालिक वर्तमान को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल को ही हम अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल को ही हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल की इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान होती है ता है, क्या होती है, ता है, ती है और ते हैं। ती है और ते हैं, ये पहचान होती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। माताजी रामायण पढ़ रही होंगी, संदिग्ध वर्तमान काल है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये आपका जो है ना, ये आपका संभाव वर्तमान है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य है ना, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य, ये आपके वाच्य से क्वेश्चन है। वाच्य जो है वो 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है आपका कर्तवाच्य। कौन सा, कर्तवाच्य होता है। नंबर 2 आपका होता है बेटा कौन सा, कर्मवाच्य होता है। कौन सा, कर्मवाच्य। नंबर 3 आपका होता है, वो आपका होता है बेटा भाववाच्य। कौन सा, भाववाच्य होता है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान, कौन, कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, यस, वहाँ कर्तवाच्य होता है। जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, कर्म प्रधान होता है। ठीक है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है, जहाँ भाव प्रधान होता है, वहाँ पे भाववाच्य होता है। ठीक है, यस। मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ क्रिया आ रही है पुस्तक के अकॉर्डिंग, इसका मतलब कर्मवाच्य का उदाहरण है। कौन से वाच्य का है, ये आपके कर्मवाच्य का। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती, पुस्तक, ये भी आपके कर्मवाच्य का उदाहरण है। आम खाया जाता है, क्या खाया जाता, आम के अकॉर्डिंग क्रिया है, ये भी आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। ये आपका धूप में चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है, यही आपका भाववाच्य है। जहाँ पे समर्थता और असमर्थता जाहिर हो, किसी कार्य में समर्थता या किसी कार्य को करने में असमर्थता जाहिर होती है, उसे कहते हैं क्या, भाववाच्य। हमसे चला नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे उठा नहीं जाता, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा भाववाच्य के होते हैं। ठीक है, आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा। आहा जो है ये आपका जो है ये एक अव्यय शब्द है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सब बदलते हैं, है ना, इसलिए ये है ना अव्यय आविकारी होता है। अव्यय को आविकारी भी कहते हैं, क्या, आविकारी। जबकि ये तीनों तुम्हारे जो हैं वो आपके विकारी शब्द हैं। कौन से, विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द हैं, जबकि अव्यय आविकारी शब्द है ना।
निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप क्या है? गीध का तत्सम बताना है। गीध का गर्दन इंद्र ग्रंथि है। ये ग्रंथि, गृद्ध या गंध, तो ये आपका जो है वो गृद्ध है। गीध आपका है गीध का तत्सम। गीध आपका क्या है? ये आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव। इसका तत्सम है क्या? गृद्ध। ये आपके जो इनके हैं ये आपके तद्भव हैं। क्या है ये तद्भव मैं लिख रहा हूँ। कौन से? गर्दन का तद्भव, गर्दन का तद्भव क्या लिखोगे? गला है ना। गर्दन का क्या? गला। और ग्रंथि का गांठ, ग्रंथि का गांठ। और गंध का होता है कौन सा? महक। गंध का कौन सा होता है? गंध का महक होता है। ठीक है, महक होता है। ठीक है, ये गर्दभ है, ग्रंथि नहीं है। ये गर्दन नहीं है, ये गलत है। ये गर्दभ है। गर्दभ का तुम जानते हो? गर्दभ का होता है गधा। गर्दभ का क्या होता है? सभी खत्म हो गया। ये यहाँ पे ये गलत है। ये आपका ग्रंथि है। ये आपका गलत है। ये आपका गृद्ध है। ये गंध है, गंध। ये आपका गर्दन नहीं, यहाँ पे आपका क्या होगा? गर्दभ। क्या होगा? गर्दभ होगा। इसके आप तद्भव यदि आपसे पूछे जाएं, तद्भव, तो गर्दभ का तद्भव होता है गधा। ग्रंथि का होता है गांठ। गृद्ध का होता है क्या? आपको बताया, गृद्ध का गीध बता ही दिया है, तो यही आंसर है आपका। और गंध का होता है महक। क्या होता है? महक। ये आपके तद्भव हैं और ये आपका जो था वो तत्सम था। ये आंसर ठीक है, ये आपका था। ओके, गृद्ध होता है गृद्ध। अगला देखो, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव कौन सा है? 14 तद्भव है। इसका तत्सम होता है चतुर्दश। क्या होता है इसका? इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है इसका चतुर्दश होता है। चतुर्दश क्या? ये चतुर्दश जो है वो तत्सम होता है। 14 आपका जो है ये तद्भव है। ठीक है, हाँ। ये अग्नि पुष्प और शिलाका ये तत्सम है। क्या है ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है ये। अगला देखो, पक्षी शब्द का पर्यायवाची। किसका? पक्षी का पर्यायवाची अशुक, द्विज, वरुण और तरुण। ठीक है, तो पक्षी का द्विज हो जाएगा। द्विज, जैसे आप विहग कहते हो, विहग। जिसे आप विहंग कहते हो, क्या कहते हो? विहंग। जिसे आप पखेरु कहते हो, क्या कहते हो? पखेरु। जिसे आप कहते हो पखेरु। परिंदा कहते हो, क्या कहते हो? परिंदा। पखेरु, विहंग, विहग, द्विज, पक्षी, ये सभी है ना। ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, यस। जिसे आप पतंग भी कहते हो, है ना। अगला देखो, अपसरल का विलोम शब्द। अपसरल का विलोम शब्द होता है अभिसरल। क्या होता है? अभिसरल। अक्षरल, सरल और उपसरल ये सभी आपके गलत आंसर हैं। अपसरल का क्या होता है? अभिसरल होता है। ठीक है, साइंस में आप पढ़े होगे ना। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत। घात का प्रतिघात सही है।
प्रसारण माने फैलाना, संकुचन संक्षिप्त करना। शाश्वत का सदैव, खग का मृग, यही गलत है और यही आपका आंसर है ना। शाश्वत, शाश्वत जो होता है वर्ड शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है अर्थ शाश्वत और स्थायी, एक ही बात है। इसका विलोम जो होता है वो होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक होता है। अब इन्होंने वही लिख दिया शाश्वत और सदैव, सदैव भी एक ही बात है। सदैव और शाश्वत और स्थायी एक ही तो बात है, हमेशा बना रहने वाला, तो यही आपका गलत है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद माने होता है अहंकार। मद माने क्या होता है? मद माने अहंकार होता है, अहंकार। मद माने अहंकार भी होता है जिसे गर्व कहते हो। मद माने मद भी होता है और नशा भी होता है। शिथिल, शिथिल माने होता है ढीला। शिथिल माने क्या होता है? अरे ढीला होता है, कोई ढीला ढाला व्यक्ति होता है, एकदम शिथिल होता है, ढीला ढाला, लापरवाह, उसे कहते हैं। तो अहंकार के ये तीनों अर्थ का मतलब क्या होता है? मद होता है, अहंकार होता है, अहंकार मद होता है। लेकिन एक ही ऐसा शब्द है जिसका अर्थ अहंकार मद नहीं होता। कौन सा? ऊपर वाले का। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। अनेकार्थी कौन सा शब्द समूह है? आँख, ठीक है। अली, अली माने ये आपका भौरा होता है। अच्छी और फिर अच्छ नहीं। ये कान, श्रुति, कर्ण, फिर कच्छा आ गया। नाक, स्वर्ग, नाक, ये कौन सा? अंग, अंग, अवयव, अंश और शरीर, ये सभी अंग के पर्यायवाची ही हैं। अंग, अवयव, अंश, शरीर, हिस्सा, भाग, ऐसे इसमें और जोड़ सकते थे। हिस्सा कह देते ये, यदि ये भाग कह देते, है ना, ये सभी आपके होते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा जो निकाला जाता आधिकारिक आदेश, उसे हम लोग कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश। राज्य द्वारा जारी किया गया नियम, राज्य द्वारा जारी या लागू, राज्य द्वारा लागू किया गया नियम, लागू किया गया नियम, उसे हम लोग कहते हैं क्या? अधिनियम। राज्य द्वारा लागू किया गया नियम अधिनियम होता है वो, है ना। अधिसूचना, जो राज्य द्वारा दी गई सूचना, उसे क्या कहते हो? अधिसूचना। अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना का अर्थ होता है वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो, वह आप कह सकते हो आधिकारिक सूचना, वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो, राजपत्र में प्रकाशित हो, वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो उसे कहते हैं अधिसूचना। राज्य द्वारा लागू किया गया नियम अधिनियम और राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, यस। अगला देखो, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऋण नहीं, जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसे ध्यान रखो बेटा, तकावी कहा जाता है। क्या? तकावी। जो हम लोगों को, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, सभी किसानों को सहायतार्थ उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो डाल रही है उसी को आप तकावी कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा जो किसानों को सहायता दी जा रही है उससे क्या कहेंगे? तकावी, है ना। अगला मुहावरा, युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को कैसा हो जाने पर विवाह करना चाहिए? अपने पैरों पर दौड़ने योग्य हो जाना चाहिए, अपने पैर पसारने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने
अब युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। यस, अपने पैरों पे खड़े होने का अर्थ होता है स्वावलंबी बनना। क्या होता है? स्वावलंबी बनना। क्या होता है? स्वावलंबी बनना। तो अपने पैरों पे खड़े हो जाने का मतलब स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर होना। कैसा होना? आत्मनिर्भर होना। ये होता है आत्मनिर्भर होना, ये होता है उसका अर्थ। ठीक है। अगला, का वर्षा जब कृषि सुखानी। कहा जाता है का वर्षा जब कृषि सुखानी। जब कृषि जो है, जब हमारी खेती सूख गई तो बरसने का कोई भी फायदा नहीं है। इसका मतलब समय निकल जाने पर काम समय पर ना होना। इसका मतलब यही तो हुआ कि काम समय पर ना होना। इसका मतलब का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय को व्यर्थ करवा दिया जाता हो। ये सारे ऑप्शन आपके कैसे हैं? गलत है। द्रौपदी का चीर, है ना, द्रौपदी का चीर देखा था, है ना, दुशासन वगैरह तो चीर खींचते रहे, लेकिन वो जो साड़ी का कपड़ा था वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इसका मतलब द्रौपदी का चीर कभी आ जाए, ध्यान रखना, कभी समाप्त ना होने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो द्रौपदी के चीर का मतलब होता है कभी समाप्त ना होने वाला। जिस प्रकार से द्रौपदी की जो साड़ी थी, दुशासन जब खींच रहा था तो वह साड़ी, है ना, ख़त्म ही नहीं हुआ, वो खींचता रहा, लेकिन साड़ी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसका मतलब द्रौपदी के चीर का मतलब कभी समाप्त ना होने वाली कोई चीज़ है ना। यस। मनुष्य, मनुजात और मनुजात का अर्थ बताओ। मनुजात जो होता है इसका मतलब होता है मानव या मनुष्य। क्या होता है? मानव। और मनुजात जो होता है इसका अर्थ होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस। तो मानव और राक्षस वाला ऑप्शन कौन सा है? ये मनुजात मान, ध्यान रखो, मानव मनुष्य और मनुजात माने होता है राक्षस। ठीक है, तो मानव और राक्षस सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। यस। अगला, परिक्रमा में उपसर्ग। तो इसकी परिक्रमा ऐसे ही तो परिधन क्रमा। तो परिधम क्रमा में आपका उपसर्ग क्या बनेगा? परि। तो परि उपसर्ग हो जाएगा, है ना। अगला, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के प्रत्यय हैं? है ना। आहट, आवट, आस जो है वो किस तरह के प्रत्यय होते हैं? आप लोगों को पता होगा कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय विशेषण से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, है ना। यस। संज्ञा कोमा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या? त्वदित। उन्हें हम लोग त्वदित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें त्वदित प्रत्यय कहते हैं। कहाँ? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? त्वदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे त्वदित प्रत्यय आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के त्वदित प्रत्यय हैं? तो कर्मवाच्य, भाववाच्य, संबंधवाच्य और ये कौन से होते हैं? ये आपके कर्मवाच्य होते हैं। कौन से? कर्मवाच्य होते हैं। कौन से? कर्मवाच्य होते हैं। ठीक है। यस ना, ये कर्मवाच्य नहीं, सॉरी, ये भाववाच्य है, क्योंकि ये आहट जो आपकी होती है, जैसे आप कहते हो, आप घबराहट आप कहते हो, घबराहट। अब इसमें घबराहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है ना। जैसे आवट तो हम कहते हो बनावट, तो आवट, है ना।
सजावट, आस, विकास, आप कह देते हो विकास, कह देते हो विकास, है ना। तो इसमें भी आस है, इसमें आपका बनावट आवट है, इसमें आपका आहट है। तो इनमें ये प्रत्यय, ये संज्ञाएं कैसी हैं? ये संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं हैं तो ये आपकी, है ना, ये आपका भाववाचक ही होगा। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के त्वदित प्रत्यय हैं? तो त्वदित तो इसलिए है क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को त्वदित प्रत्यय कहते हैं। तो त्वदित तो हैं, लेकिन किस तरह के हैं? तो आपके भाववाचक हैं। कौन से हैं? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसीलिए भाववाचक। अन्याय, अन्यान्य, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद। अब अन्य, अन्य है तो इसको तोड़ोगे तो ये कैसे बनेगा? अन्य, क्या? अन्य और प्लस इसमें बनेगा अन्य। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका आ स्वर है, यहाँ पे आपका आ स्वर है, दोनों जुड़ेंगे, बड़ा आ हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ना, यस। यहाँ पे आपका आ, आधा ना, या में से आ निकल गया, आधा या बचा। जब ये आपका बड़ा आ मिले तो ये आपका बन गया अन्य, और यहाँ पे न्या, तो अन्यान्य। अन्यान्य में अन्न धन अन्य। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है, अन्न धन अन्य बनेगा। ठीक है, अन्यान्य। दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि का उदाहरण है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि, इति धन आदि, ऐसे ही तो बनाओगे, इति धन आदि, है ना। इति में कौन स्वर है? ई। ये कौन सा है? आ। ई का मेल आ से क्या बनेगा? ई का या, तो या बन गया। यहाँ पे है ना ई प्लस आ, ये कौन सी फैमिली? बी फैमिली। कौन सी फैमिली बोलो? बी फैमिली। ये कौन सी? ए। बी और ए फैमिली जुड़ती है कौन सी संधि? बी के साथ। बी के साथ ए फैमिली और सी फैमिली जुड़ जाए, बोलो यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि बताया है, तुम्हें सिखाया है। तो इति में ये आपका ई चला गया तो आधा था, यहाँ पे या, तो या, और यहाँ पे धा। तो इत्यादि, इति धन आदि संधि आपकी यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। जब भी बी फैमिली के साथ, बी के साथ ए फैमिली और सी फैमिली के लोग जुड़ते हैं, हमेशा बनती है कौन सी? यड़ संधि। कौन सी संधि बनती है? यड़ संधि दोस्तों बनती है ना। और जब भी सी फैमिली के साथ ए और बी फैमिली के लोग जुड़ते हैं, है ना, तो कौन सी? तो आपकी, आप जानते हो, अयादि संधि बनती है। कौन सी? अयादि संधि बनती है। अयादि संधि बनती है कि नहीं? यस। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव समास जानने के लिए ध्यान रखो, कभी भी समास पता करना हो तो हमेशा समास विग्रह करो। क्या करो बेटा? समास विग्रह करने पर पता चलता है। ध्यान रखो, समास विग्रह करना आना चाहिए। गुरुदेव क्या है? गुरु और देव, इसका मतलब गुरु के समान देव। क्या इसका मतलब क्या है? गुरु के समान देव। गुरु के समान देव है ना, देव के समान गुरु। तो ऐसे कहो ना, गुरु रूपी देव, रूपी लगा लो, गुरु रूपी देव, तो गुरुदेव। जिसमें समास विग्रह करने पर के समान क्या आ जाए? के समान, के रूपी, के रूपी आ जाए, की सी आ जाए, की और सी आ जाए, के रूपी, की सी और के समान, की सी, के रूपी है जो,
एजो। यदि ये आपके समास विग्रह करने पर ये आ जाए, कह दो भैया कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो संरचना के आधार पर संरचना कर दो, संरचना, या आप कह दो प्रयोग। क्या? प्रयोग के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। दूसरा होता है आपका कौन सा? मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य होता है। तीसरा आपका जो होता है वो आपका होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य ध्यान रखना। तो ये संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, है ना। तो आपका ये जो है ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, लेकिन आज्ञार्थक वाक्य इसका भेद नहीं होता है, ठीक है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। अरे भैया हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय कभी कोई शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती है। उसका घी तो शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है, लेकिन गाय कभी शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती। तो हमें लिखना चाहिए हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। तो एरर हमारा किस में है? ए पार्ट में, इसी में है, ठीक है। यस। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उच्च श्रृंखल। ये देखो कौन सा? उच्च और श्रृंखल, ये आपका होता है उच्च श्रृंखल। क्या होता है? उच्च श्रृंखल। ये कैसे बनता है? इसका संधि विच्छेद करोगे? अरे इसका संधि विच्छेद भी देख लो। संधि विच्छेद है ना, हाँ। संधि विच्छेद क्या होता बताए? उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल ये होता है। और ता का ता बदल जाता है किसमें? चा में। उच्च श्रा बदल जाता है छा में, तो उच्च श्रृंग और खल, तो ये आपका उच्च श्रृंखल ये हो जाता है ना। उतधन श्रृंखल, है ना। उच्च श्रृंखल हो जाता है, ठीक है। तो उच्च श्रृंखल कौन है? उच्च श्रृंखल गलत है। और ये तीनों तो एक ही समान रखे हुए हैं ना। उच्च श्रृंखल तीनों एक ही समान है ना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर तो है। उच्च श्रृंखल, तो यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन जो है, ये सभी ऑप्शन में कहीं ना उच्च श्रृंखल ऑप्शन 4th सही है। इनमें कहीं ना कहीं गलत प्रिंट है, देख लेना, है ना। उच्च श्रृंखल कौन सा? उच्च श्रृंखल होता है आपका। ऑप्शन कौन सा होगा? 4th ऑप्शन करना आप लोग, ठीक है। यस। अगला देखो, ये आपका पैसेज आ गया। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल, अच्छा, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं,
इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं। कौन? कार्य के प्रति उत्साह एक, और उसे शीघ्रता से करना, कार्य है ना, कार्य करना तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। यस, है ना। देखिए अब इसके क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता, जागरूकता। तो उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक सुटेबल। कार्य कुशलता है, कार्य उपयोगिता है, कार्य तत्परता है, जागरूकता। तो मुझे लगता है यहाँ पे कार्य तत्परता लिखा है। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है और वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं। ये तो कार्य तत्परता इसका सही आंसर है ना। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान, दो उपादान बताए थे। एक तो कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना। तो जीवन के सफल कौन कौन से प्रमुख उपादान? आकार की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन और तत्परता। उसे शीघ्रता से संपन्न करना, तत्परता के प्रमुख। तो शीघ्रता से संपन्न करने में ही क्या आता है? तत्परता आता है। तो ये आपका जो है ये आपके सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये इतना ही रखिए। आपका जीएस का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया है, आपको हिंदी का भी सॉल्यूशन मिल गया है। ये दोनों आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं, है ना। और आगे और भी आपको जो महा प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसके आपको सॉल्यूशन बराबर मिलते रहेंगे। आप लोग आश्वस्त हो सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। इन क्वेश्चंस के साथ बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में बताई जाती हैं, उनकी भी आप जानकारी लेते रहें, है ना। और आप अपना पूरे जोश के साथ लगे रहें। समय बहुत कम रह गया है ना, इसलिए पूरे जोश के साथ आप अपनी तैयारी करिए। इस समय वो समय है जब आपको 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई के लिए समय देना चाहिए। यदि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई के लिए देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, अवश्य आप सफल होंगे। थैंक यू। जय हिंद।